नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। आज तेलंगाना का चुनाव है। 30 नवंबर को 119 सीटों पर तेलंगाना की वोटिंग इस वक्त चल रही है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि तेलंगाना में कई सीटों पर ईवीएम मशीन का रुकना बताया जा रहा है। तेलंगाना की एक सीट पर यहाँ कामारेड्डी सीट पर कम से कम 45 से 50 मिनट तक इस ईवीएम का रुकना यहाँ पर बताया गया है और साथ ही साथ कई और सीटों पर भी ईवीएम मशीन का रुकना। क्या यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है? देखिए, सवाल उठना यहाँ पर वाजिब है क्योंकि जब भी कोई चुनाव होता है और चुनावों से पहले यहाँ क्या ईवीएम मशीन को ढंग से देखा नहीं जाता, ईवीएम मशीन को ढंग से चेक नहीं किया जाता। ये सारे काम चुनाव आयोग के अधिकारियों के हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल अब चुनाव आयोग से उठने लग गए हैं। क्या चुनाव आयोग चुनावों को लेकर सीरियस नहीं है? तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिरकार जब भी कोई चुनाव होता है, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर मिजोरम हो, तो और आज छत्तीसगढ़ माफ कीजिएगा, और आज यहाँ पर तेलंगाना का चुनाव है। हर चुनावों से पहले देखा जाता है कि ईवीएम मशीन कभी कब्रिस्तान में पाई जाती है, कभी किसी नेता के घर पाई जाती है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मध्य प्रदेश में शिवपुरी सीट में एक कब्रिस्तान के अंदर 6 ईवीएम मशीन पाई गई। राजस्थान में कई पोलिंग बूथ खराब पाए गए और आज की अगर बात की जाए तो आज यहाँ पर कई सीटों पर एक घंटे के लिए ईवीएम मशीन खराब है और मतदाता सुबह से लाइन में लंबी कतार लगाए खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार पोलिंग बूथ में ईवीएम मशीन का चलना कब शुरू होगा। जो मतदाता यहाँ पर वोट देने के लिए आते हैं और सुबह 7 बजे से कतारों में खड़े हैं, लेकिन एक घंटे बाद उनका नंबर आ रहा है। क्या यहाँ पर यह भी हो सकता है कि मतदाता ये सोचकर अपने घर पे ही बैठ जाए कि ये मशीन तो खराब है, हमारी वोट देने से क्या फायदा होगा? तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे खास सहयोगी दौलत मौजूद है। दौलत से सबसे पहला सवाल है, दौलत, तेलंगाना का चुनाव है, किसकी सरकार आप इस बार देख सकते हैं? क्योंकि तेलंगाना में अगर देखा जाए हमेशा से यहाँ पर जो केसीआर है वो सीएम पद पर बैठते हैं और इस बार यहाँ देखा जा रहा है कि केसीआर और कांग्रेस की कहीं बीच में यहाँ थोड़ी देखा जा सकता है कि दोनों की गठबंधन की बातें यहाँ सामने आ रही है और वैसे भी यहाँ पर पीछे नहीं है और वैसे भी इस बार अपना पूरा जद्दोजहद से यहाँ तैयारी कर रहे हैं। और भाजपा के तो बारे में देखिए यहाँ कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। भाजपा तो यहाँ अव्वल दर्जे की पार्टी है, वो तो अपने प्रचार में किसी चीज की कमी नहीं रखती है। कैसे देख रहे हैं इस बार तेलंगाना में आप? बिल्कुल, देखा जाए तो तेलंगाना का चुनाव दिखने में तो काफी मुश्किल है, पार्टियां यहाँ पे अपना जोर लगा रही हैं, लेकिन तेलंगाना का इतिहास देखा जाए तो 2013 में राज्य बना, उसके बाद यहाँ पर लगातार 2 बार विधानसभा चुनाव हुए, दोनों बार ही बीआरएस सबसे बड़ी पार्टी निकली और विपक्ष में भी कोई बड़ी पार्टी उनके सामने नहीं दिखी। यानी दोनों बार सुपड़ा साफ यहाँ पर बीआरएस ने करा और अब ये कहा जा रहा है कि तीसरी बार भी बीआरएस यहाँ पर सुपड़ा साफ करेगी और जीत की हैट्रिक मारेगी और तीसरी बार लगातार यहाँ पर केसीआर मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रचने वाले हैं। खुद ये बात यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी कह चुके हैं, जो उनके खिलाफ ही लड़ रहे हैं। यहाँ पर हुंकार बड़ी भर रहे हैं अपनी पार्टी को लेकर, लेकिन वो भी खुद इस बात को मान बैठे हैं, कबूल कर बैठे हैं कि यहाँ पर अपनी पलटन के साथ वो दोबारा वापस तेलंगाना में आने वाले हैं। लेकिन हैदराबाद में कोई कोर कसर एआईएमआईएम नहीं छोड़ेगी और हैदराबाद की खूबसूरती वो बना के रखेगी। और उन्होंने जब अपना खुद का वोट दिया तो उसके बाद आह्वान किया कि सभी जनता से मैं आह्वान करता हूं, जो हैदराबाद की गंगा जमुनी तहजीब है उसका सब लोग मान रखें, हैदराबाद को और खूबसूरत बनाने के लिए अपना वोट डालने जाएं। यानी हैदराबाद में तो पूरा फोकस ओवैसी का है, लेकिन पूरे तेलंगाना की बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर हार मान चुके हैं। और ये बाकी अलग 2 पार्टियों की बात करें, यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी है। कांग्रेस लगातार बड़ी टक्कर दे रही है और साउथ बेल्ट में इसलिए बड़ी टक्कर दे पा रही है क्योंकि राहुल गांधी का चेहरा यहाँ पर कांग्रेस के लिए काम आ रहा है। ये चेहरा कर्नाटक में भी काम आया था, ये चेहरा हिमाचल प्रदेश में काम आया था और अब कांग्रेस को अपना साउथ बेल्ट और मजबूत करना है क्योंकि सामने 2024 का इलेक्शन है। और बात करें यहाँ दूसरी तरफ बीजेपी की, तो बीजेपी यहाँ पर सिर्फ अपना पांव टिकाने की सोच रही है कि 2024 का चुनाव जब हम साउथ बेल्ट से लड़ेंगे, जब अगर हमें 2024 में अपने आप को साउथ बेल्ट में मजबूत करना है या विधानसभा में मजबूत करना है, तो अभी इसकी नींव रखनी होगी। तेलंगाना में ज्यादा से ज्यादा सीटें यहाँ पर बीजेपी को पानी होगी, यही लक्ष्य होगा। और जो दूसरी बात आपने कही कि क्या मतदाताओं को यहाँ पर
धोखे में रखा जा रहा है। हमने देखिए मध्य प्रदेश में देखा कि सरकार से नाराज होके, इन सब तकनीकी खराबियों से नाराज होके पूरा का पूरा गांव यहां पर वोट देने ही नहीं आता और मतदान का बहिष्कार कर देता है। देखिए कि लोकतंत्र के लिए कितनी कलंकित बात यहां पर है कि लोग वोट देने ही नहीं जाते। लोकतंत्र का इतना बड़ा त्योहार है जिसमें मतदाताओं की ही सबसे बड़ी भूमिका होती है, वही भूमिका अगर मतदाता निभाने से मना कर दें तो सवाल यहां पर सरकार पर उठते हैं, सवाल यहां पर चुनाव आयोग पर उठते हैं, मतदान केंद्रों में बैठे उन अधिकारियों पर उठते हैं कि आखिर जनता का चुनावों से विश्वास क्यों उठ रहा है, जनता मतदान करने क्यों नहीं आ रही। तेलंगाना में हमने देखा कि इतने बड़े बड़े सुपरस्टार यहां पर वोट करने आए, लेकिन आम जनता को वो सुविधा क्यों नहीं, आम जनता को इस तरीके से क्यों नहीं आप सर्व करते हैं या फिर उनके साथ बिहेव क्यों नहीं करते हैं कि घंटों मशीन खराब रहती है और यहाँ पर लोगों को वेट करना पड़ता है। और दूसरी बात यहाँ पर देखी जाए तो क्या कोई बड़ी साजिश यहाँ पर ईवीएम के तहत रची जा रही है। ये बड़ी बात हमेशा हर चुनाव में होती है, जहां बीजेपी जीत जाती है वहां पर ईवीएम की जीत कहा जाती है, लेकिन जहां कांग्रेस और अन्य पार्टी जीते वहां लोकतंत्र की जीत कहा जाती है। देखिए ये तो एक वो हो गया कि राजनीतिक दांवपेच खेला जा रहा है, लेकिन जनता भी कहीं ना कहीं इन सवालों से परेशान होके हताश हो जाती है कि हमारे वोट की कोई वैल्यू है कि नहीं है, कि हम तो वोट यहां पर अपने मनपसंद प्रत्याशी के लिए देने जा रहे हैं लेकिन जीत कोई और जाता है। और ये नेता भी जब चुनाव जीतने के बाद पाला बदल लेते हैं तो जनता अपने आप को ठगा हुआ यहां पर महसूस करती है। यानी सभी बातें यहां पर देखा जाए तेलंगाना चुनाव से मिलती जुलती हुई नजर यहां पर आती हैं और देखना होगा कि क्या तेलंगाना का जो चुनाव अभी चल रहा है वो कितना प्रभावित जनता को करता है और यहां पर किसको भारी मत मिलता है। देखा जाए तो बीआरएस अभी सबसे आगे यहां पर चल रही होगी, क्योंकि जैसा जनता का समर्थन है, जो जनता के बीच की रिपोर्टिंग हम बता रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जनता किसको सपोर्ट कर रही है, यहाँ पे अभी भी 66% सपोर्ट जो है वो बीआरएस के लिए। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए बीआरएस 2 बार से हमेशा यहाँ पर जीतती नजर आ रही है और जो केसीआर है 2 बार से यहाँ पर, जैसे कि अभी दौलत ने बताया कि 2 बार से सीएम पद पर केसीआर हमेशा बैठते नजर आए और इस बार भी उम्मीद उनकी ही नजर आ रही। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि इस बार गठबंधन किसके साथ होगा, यहाँ कौन सी पार्टी होगी जो इस बार केसीआर का यहाँ साथ निभाती नजर आएगी। देखिए आपको बता दें कि 2 से 3 दिन पहले मध्य प्रदेश का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें कि यहाँ जो पोस्टल बैलेट पेपर है उनके साथ यहाँ जो अधिकारी हैं वो छेड़छाड़ करते नजर आए थे। तो दौलत ने भी देखा था, दौलत ने भी इस अपडेट को कवर किया था कि यहाँ पर जो रूम है, जो स्ट्रॉन्ग रूम है वो यहाँ 3 दिसंबर और 2 दिसंबर को यहाँ खुलने वाला था, लेकिन यहाँ 2 दिसंबर तो छोड़िए, मैं बात करूं यहाँ पर कि आज 30 तारीख है तो 1 से 2 दिन पहले यानी कि 28 नवंबर को वो स्ट्रॉन्ग रूम यहाँ पर खोल दिया गया। इसको कैसे देखते हैं आप? क्या यहाँ पर जो चीज फिक्स की गई है यानी कि जो सरकारी चीजें हैं, सरकारी दस्तावेज है उनके साथ खिलवाड़, दूसरी चीज यहाँ पर पोस्टल बैलेट जो है उनके साथ खिलवाड़, जो मतदान पेटी जो है उनके साथ खिलवाड़, तो ये सब कुछ देख के यहाँ पर चुनाव आयोग को क्या फैसला लेना चाहिए? हल्के में लिया हुआ है कि यहाँ पर अधिकारियों ने चुनाव आयोग को और उनकी चीजों को? बिल्कुल, देखा जाए तो ईवीएम को लेकर बड़े आरोप यहाँ पर पहले नेताओं पे लगते थे कि नेता छेड़खानी कर रहे हैं, लेकिन ये सारा जो अधिकार क्षेत्र है चुनाव आयोग का आता है, उनके अधिकारियों का आता है और अब उनके अधिकारियों की तो वीडियो यहाँ पर सामने आ रही है कि मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ है, यहाँ पर चुनावों को प्रभावित किया जा रहा है। वोट जो मतपत्र है, जो अधिकारी जिस पर वोट डालते हैं, क्योंकि अधिकारी तो उस समय ड्यूटी पर तैनात होते हैं लेकिन उनको भी अपना वोट देना होता है, उन मतपत्रों के साथ छेड़खानी है, यानी 11,000 मतपत्र यहाँ पर गायब कहने की बात की जा रही है और इसके चलते एक अधिकारी सस्पेंड भी हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी मिलीभगत यहाँ पर सामने आ सकती है। अगर इसकी जांच अभी और आगे तक जाए तो नेता और अधिकारियों की बड़ी मिलीभगत यहाँ पर सामने आ सकती है। ये लगातार संभावना यहाँ पर लगाई जा रही है और मध्य प्रदेश में तो देखा जाए यहाँ पर अब अपनी सांसें जो हैं गिन रही है यहाँ पर भाजपा सरकार, शिवराज सरकार, क्योंकि जनता उनसे रूठी हुई है, जनता उनकी योजनाओं पर विश्वास नहीं कर रही। ये बात कमलनाथ यहाँ पर कहते हुए नजर आते हैं, ये बात यहाँ पर दिग्विजय सिंह कहते नजर आते हैं। लगातार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे थे तो बड़े बड़े आरोप यहाँ पर भ्रष्टाचार के शिवराज सिंह चौहान के ऊपर लगे थे। तो कहीं ना कहीं जनता भी यहाँ पर सबके घेरे में बीजेपी को ले रही है, सबके घेरे में अधिकारियों को ले रही है और आगे अगर ये बात जाती है, आगे यहाँ पर कोई बड़ा फैसला होता है, जांच होती है तो कई बड़े नाम यहाँ पर फंसेंगे। अब जिनके चेहरे खुलेंगे जनता भी देख के दंग रह जाएगी। देखिए आपको बता दें कि तेलंगाना में इस वक्त वोटिंग का दौर चल रहा है और तेलंगाना में इस वक्त देखा जा रहा है कि 15 से 20 के बीच में यहाँ पर जो प्रतिशत है वोटिंग का वो हो चुका है। लेकिन अब इंतजार है कि शाम को 7 बजे तक तेलंगाना में कितने प्रतिशत यहाँ वोटिंग होगी और 7 बजे
तक कितनी सीटों पर यहाँ वही हिंसा वाली तस्वीरें यहाँ देखने को मिलेंगी जो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला था। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी पता चलेगा कि कितनी सीटों पर ईवीएम मशीन खराब हुई या फिर जानबूझकर खराब की गई है। इस रिपोर्ट को आप लेकर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दूसरे और नए मुद्दे पर। तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।